हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। और आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ क्लास 11 बायोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 का लिंक शेयर कर दिया है, तो जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं सुना है आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकेंगे। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसको। अगर आपको लगता है कि आपकी ये ऑडियो बुक्स आपके रिवीजन में हेल्प करती हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, या कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी आपको ऑडियो बुक्स पहले चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र और आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों का वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति तथा अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति यानी बायनोमियल क्लासिफिकेशन विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी अर्थात पादप एवं एनिमेलिया अथवा प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी और प्रोकैरियोटी एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी यानी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी अर्थात कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारकी के साथ साथ कोशिकी संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। तालिका 2.1 5 जीव जगत के लक्षण। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जगत जो हैं, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और साथ में है एनिमेलिया। यहाँ पे इनको जिन लक्षणों के आधार पर विभाजित किया गया है वो है कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि एवं प्रजनन की विधि। बाकी आप यहाँ पर इस कंप्लीट टेबल को देख करके रिवाइज कर सकते हैं। सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति ये संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत विवरण से जुड़े वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। अतः एक षट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीव को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगैरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया।
जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासी संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्तीय हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिससे सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। 2.1 मोनेरा जगत। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं, में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों, गोलाकार कोकस बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैसिलस बहुवचन बैसिलाई, कॉमा आकार के विब्रियम बहुवचन विब्रिया तथा सर्पिलाकार स्पाइरलम बहुवचन स्पाइरेला में बांटा गया है। चित्र 2.1 आप देख सकते हैं। विभिन्न आकार के बैक्टीरिया। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चयापचय यानी कि उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं या फिर निर्भर रहते हैं। 2.1.1 आद्य बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने यानी कि थर्मोएसिडोफिल्स एवं कच्छ क्षेत्र जैसे मेथेनोजन्स में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन यानी जैव गैस का उत्पादन करते हैं। 2.1.2 यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाब द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। यहाँ पे आप चित्र 2.2 इसका देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी अथवा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। दिस इज हेट्रोसिस्ट, नॉट टेट्रोसिस्ट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट अथवा एवं अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत सरलता से, बहुत बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं।
बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है। यहाँ पे आप एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया देख सकते हैं चित्र 2.3 में। 2.2 प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, अवमपक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाब एवं पक्षाब भी पाए जाते हैं। यह अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाने की विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। 2.2.1 क्राइजोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिड आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। कड़मय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। 2.2.2 डायनोफ्लैजलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, भूरे, हरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजलेट में दो कशाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल या फिर लाल तरंगे दिखने लगती हैं। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनियोलिक्स। 2.2.3 यूग्लिनॉइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कशाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों के शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर 2.4 बा। 2.2.4 अवपंख कवक। अवपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। 2.2.5 प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अमीबीय प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। कशाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाब पाया जाता है। परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिनसे नृदालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षांब पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों को लयबद्ध गति से के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम।
स्पोरोजोआ इस समूह में वे विविधकारी जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। 2.3 कवक फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी है लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल यानी माइसिलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है जिन्हें सकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। वे मृत बस्ट्रेटस के घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाती हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कॉनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन निषक्तांड यानी ऊसपोरा, एंसेक्स बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलन काय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। नंबर 1, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। नंबर 2, 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। नंबर 3, युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोजन संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रीय अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस में द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। 2.3.1 फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों के अविकल्पी परिजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। अलैंगिक जनन जल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मकता अथवा भिन्न असम युग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण है म्यूकर राइजोपस, रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी फंजाई है। 2.3.2 एस्कोमाइसिटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमलरागी पशुविष्टा पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडी मदर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई विभिन्न प्रकार की फलन काय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं एस्परजिलस,
क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग में आने वाले मॉरल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है। 2.3.3 बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ वॉल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट तथा कंड या फिर स्मट। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है, जिसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जाति उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं एगैरिकस मशरूम, एस्टिलागो कंड तथा पक्सीनिया किट फंगस हैं। 2.3.4 ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज़ से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा हैं। 2.4 प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लैडर वर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधों के और अमरबेल कस्कुटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। 2.5 जंतु जगत यानी एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य विलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। 2.6 विषाणु यानी वायरस, वायरॉइड, प्रॉन्सक यानी प्रियॉन तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है।
हम सभी कभी ना कभी ज़ुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है इसको? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है तो वायरस अकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेज़बान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेज़बान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजरनिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वास्थ्य तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस यानी तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेट कोशक यानी कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर के बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मम्स, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा शिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायरॉइड सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण अस्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए ये वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के RNA का आणविक भार कम था। प्रोंसक यानी प्रेयॉन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां सामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड रोग कहा जाता है, मैड काउ रोग, और मनुष्यों में इनका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक में सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंज यानी कवकांश कहते हैं जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि ये दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, वो प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। समरी अर्थात सारांश। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया तथा बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया। विटेकर ने इसके बाद एक वृहद 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जाति वृद्धि संबंध हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया जो विश्वव्यापी है और इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई जगत की संरचना आवास में बहुत विभिन्नता होती है और अधिकांश कवक में मृत जीवी प्रकार का पोषण होता है। इनमें लैंगिक तथा लैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूट्रोमाइसिटीज आते हैं।
प्लांटी पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणिसम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है और कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस तथा वायरॉइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है बच्चों, और आई होप कि ये ऑडियो बुक आपकी हेल्प ज़रूर करेगी रिवीजन में, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो चैप्टर्स आपको पहले चाहिए वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऑडियो बुक पहले प्रिपेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जस्ट स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर एवरीवन।